Good morning, class. Sorry, good afternoon, class. Class. मेरी आवाज आ रही है बच्चों? अगर आवाज आ रही है तो हाथ उठाओ। अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपना हाथ उठाओ। यस, ठीक ठीक। ओके, तो आज की क्लास शुरू करें। कल की क्लास के बाद आज की क्लास। कल की क्लास से कुछ सीखा था, कुछ समझ में आया था, घर जाके पढ़ा था उसको? अब अनम्यूट कर दो। हाँ, कल की क्लास पढ़नी। कल की क्लास से कुछ सीखा था? ये रहा पहली बात तो कल की क्लास से कुछ घर पे जाके पढ़ाई की थी, आगे कुछ समझ में आया था? आज की क्लास हम उसके आगे चलाएंगे। वो है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोठारी कमीशन। आवाज कैसी आ रही है? आज की क्लास में हम कोठारी कमीशन को पढ़ेंगे। तो कोठारी कमीशन को एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, नेशनल एजुकेशन कमीशन। इस कमीशन की जो गठन या जो समय है वो 64 टू 66 है। 1964 से लेके 1966, मतलब 64 में इस कमीशन को बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक विचार रखा और एक कमेटी गठित की, और 66 में उसने अपनी रिकमेंडेशंस थी वो सरकार को सौंप दी। एक साल उसको पूरा, एक 2 साल लगभग उसको पूरा लग गया काम करने में। तो इस समय को लेके जो कमीशन था, इस कमीशन को गठित करने के पीछे सरकार की क्या मंशा रही, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आ गई जो इस कमीशन को गठित करने के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा। तो हुआ क्या कि जब हम लोगों ने आजादी प्राप्त की, तो हम आजादी के बाद का समय पढ़ रहे हैं कि आजादी के बाद एजुकेशन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, क्या पॉलिसीज लाई गई, क्या सुधार किए गए, और कैसे उस पूरे ढांचे को चेंज करने की कोशिश की गई। तो इसके संदर्भ में पहले जो सरकार का प्रयास था वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के रूप में आया था, जिसे सरकार ने एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए गठित किया था। तो उसके बाद सरकार ने मुदालियर कमीशन लाया था 52-53 में। और इन दोनों कमीशन ने, एक जो राधाकृष्णन कमीशन था उसने यूनिवर्सिटी लेवल पे काम किया, और जो मुदालियर कमीशन था उसने सेकेंडरी एजुकेशन या विद्यालयी शिक्षा के ऊपर काम किया। लेकिन दोनों ही कमीशन थे वो अपने जो एक उद्देश्य था उसको प्राप्त करने में, उसको अचीव करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। राधाकृष्णन कमीशन ने भी अपनी जो रिपोर्ट्स दी और जो मुदालियर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स दी, वो रिपोर्ट्स दी, लेकिन उनका क्रियान्वयन पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया। तो उनका क्रियान्वयन पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया। तो इसके चलते सरकार को फिर से सोचना पड़ा कि फिर एक कमीशन लाया जाए, जिससे कि पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है, पूरी की पूरी जो एजुकेशन प्रणाली है, उसको चेंज किया जाए, उसमें जो भी कमियां हैं उनको हटाया जाए और उनको चेंज किया जाए। तो इसके लिए उसने 1964-66 में एक कमीशन गठित किया, 64 में, जिसके अध्यक्ष थे DS कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो आपसे अक्सर टेट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन कमीशन या ये जो कोठारी कमीशन है, इसको कोठारी कमीशन क्यों कहते हैं? तो इसका यही आंसर है कि इसको कोठारी कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन हुआ था। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि उस समय जो डॉक्टर कोठारी थे वो किस पद पर आसीन थे?
तो ये भी आपका जानना आवश्यक है कि जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे वो उस समय यूजीसी के चेयरमैन थे। तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस कमीशन का निर्माण या गठन किया गया और इस कमीशन ने अपने उद्देश्यों को, जो भी उस समय की जो कमियां थी उनको देखते हुए अपना काम करना शुरू किया। तो क्या इसका काम रहा, इस कमीशन का क्या काम रहा कि उस समय की जो तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली था, कि उस समय क्या शिक्षा प्रणाली है उसका गहराई से अध्ययन करना, उसके प्रति जो भी अनसेटिस्फैक्टरी चीजें हैं, असंतोष है, कमियां हैं, उनका पता लगाना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। तो उस समय की तत्कालीन शिक्षा प्रणाली को उन्होंने पूरी तरह से एग्जामिन करने के लिए इसको कहा, नंबर 1। नंबर 2 आता है कि दूसरे नंबर पे क्या कहा गया कि पूरे देश के लिए जो शिक्षा हो वो लगभग एक जैसी हो। उस समय शिक्षा पूर्ण रूप से गठित नहीं थी, तो इस कमीशन का एक दूसरा काम ये हुआ कि जो शिक्षा व्यवस्था या जो शिक्षा प्रणाली लागू की जाए वो पूरी तरह से एक ही उस पे चले। तो एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि पूरे देश में ऐसी शिक्षा प्रणाली को डेवलप करना जो बच्चों का होल सोल डेवलपमेंट करे, पूरी तरह से उनकी पर्सनैलिटी का विकास करे और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास में भी जो देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास है वो भी आगे बढ़े। तो शिक्षा के द्वारा कुछ ऐसा किया जाए जिससे देश का विकास हो। और चौथा कि उसमें गुणात्मक सुधार की उपायों की खोज की जाए और इस संबंध में सरकार को सुझाव देने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया। तो लगभग इन बातों को लेके इस कमीशन का गठन हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है टू रिमूव द डिफरेंसेस बिटवीन थॉट एंड एक्शन। जो पॉइंट अभी बोले उन्हीं को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि किन समस्याओं के या किन परेशानियों के उसमें आके सरकार ने एजुकेशन कमीशन का गठन किया। तो ये हुआ कि ये पाया गया कि जो बहुत ज्यादा ध्यान है वो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन पे दिया जाता है, जो नया जो भी है, जो सोसाइटी की नीड्स हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया था। 52 में एक कमीशन बनाया गया था, जो 52-53 में, और ये 64 में इस आते आते लगभग 10 साल का समय बीत चुका था। तो देश के सामने नई नई समस्याएं खड़ी हो चुकी थी जिनसे देश को आगे ओवरकम करना था, और उन समस्याओं से ओवरकम करने के लिए जो भी शिक्षा प्रणाली थी वो सफिशिएंट नहीं थी। तो ये हुआ कि नई शिक्षा प्रणाली इस तरह से की जाए कि देश को उसका फायदा मिले और देश की जो भी उस समय की करंट सिचुएशन है, करंट प्रॉब्लम्स हैं, उनसे ओवरकम करने का कुछ अवसर मिले। तो इस जो ये कमीशन था इसका गठन करने के लिए इसमें यही पाया गया कि जो समय है उसका इस तरह से उपयोग किया जाए बच्चों का कि जो देश का विकास हो। तो उन्होंने इसके लिए इस कमीशन का गठन किया। तो आप लोग पॉइंट्स अगर नोट करना चाहे तो कर लीजिए कि इस कमीशन का गठन क्यों किया गया। तो नंबर 1 पॉइंट है टू रिमूव द डिफरेंसेस बिटवीन थॉट एंड एक्शन। जो हमारे थॉट हैं और जो हमें एक्शन लेने हैं उनके बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश में जरूरी काम हमें करने हैं उनको करने के लिए जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको इस तरह से कोऑर्डिनेट और इस तरह से उसमें सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए कि जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, वही शिक्षा आगे चलकर देश का भविष्य निर्माण करे और शिक्षा केवल किताबी शिक्षा ही ना बनी रह जाए बल्कि देश के विकास में उसका सहयोग प्राप्त हो। तो नंबर 1 टू रिमूव द डिफरेंसेस बिटवीन थॉट एंड एक्शन। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है फॉर अ वेल बैलेंस्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम। एक ये कि उस समय जब ये पाया गया कि देश में ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, वेल बैलेंस सिस्टम नहीं है, तो उन्होंने इसको भी एक कमी मानकर या एक परेशानी मानकर या एक शॉर्ट कमिंग मानकर इस चीज के लिए इस कमीशन को बताया कि एक ये समस्या है कि फॉर अ वेल बैलेंस्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम, मतलब एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम हमारे देश में लागू करना चाहिए जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो, पूरी तरह से बैलेंस्ड हो और एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करे। तो एक ये काम हुआ।
नंबर 3, टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्री इंडिया। अब जो हमारी इसमें समझने वाली चीज है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही थी वो लगभग अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा प्रणाली पे ही चल रही थी। तो हमारी फ्री इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो नीड्स थी, वो चेंज हो चुकी थी। अब हमें ऐसी एजुकेशन की आवश्यकता हो रही थी जो हमारी उस समय की फ्री इंडिया जो हमारी थी, उस समय की समस्याओं को दूर करने में हमारा सहयोग दे हमको। तो ऐसा ना हो कि शिक्षा प्रणाली हमारी पुराने ढर्रे पे चलती रहे और हमारे सामने समस्याएं रोज नई आती रहे। अब आप आज के संदर्भ में इसको देखो तो आज अगर ये ऑनलाइन विकल्प ना होता तो हम लोग कितने हेल्पलेस फील करते। अब हम लोग 50s के जमाने से तो पढ़ नहीं सकते आज के जमाने में कि जो 50s के समय पे जो सुविधाएं रही हम उन्हीं के उसी एक स्ट्रक्चर में अपने आप को ढाल लें और उसी स्ट्रक्चर, हमें तो समय के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जब नई नई समस्याएं आएंगी तो उन नई नई समस्याओं से हमको जूझना पड़ेगा, उसके लिए हमको ऐसे ऐसे साधन लेने पड़ेंगे कि हमें उन समस्याओं को हम हरा दें और अब आगे बढ़े। जैसे हमने इस अभी की जो करंट समस्या है उसको पीछे छोड़ के हम अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे उस समय भी हुआ कि जो समस्याएं थी वो नई आ गई थी और शिक्षा प्रणाली पुरानी चल रही थी, तो वो कोई आपस में उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो उस तालमेल को फिर से बैठाया जाए और फ्री इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में जो शिक्षा प्रणाली है वो मदद करे। एक ये प्रॉब्लम इसमें आई। तीसरी ये आई कि फॉर क्वालिटेटिव प्रोग्रेस इन एजुकेशनल फील्ड, एजुकेशनल फील्ड में क्वालिटेटिव प्रोग्रेस हो। एक वर्ड होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का संबंध होता है डेटा से और क्वालिटेटिव का संबंध होता है क्वालिटी से। तो केवल एजुकेशन ही ना दी जाए, उसकी क्वालिटी पे भी फोकस किया जाए कि उसकी क्वालिटी कैसी है जो हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्या वो उस लायक है कि नहीं है कि हम अपने आप को भी पूरी दुनिया में कहीं खड़ा कर पाए, या उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। एक ये पॉइंट रहा कमीशन को काम करने के लिए कि एक इस पॉइंट पे कमीशन को काम करना है। तो अगला पॉइंट था टू गिव एजुकेशन अ सुटेबल बेसिस। एजुकेशन को एक सुटेबल बेसिस भी देना था, मतलब एक ऐसा आधार भी देना था जो उपयुक्त हो, है ना। मतलब आधार से यहाँ पे हम मतलब निकालेंगे, ऐसा एक फाइनेंशियल या सपोर्ट चाहिए रहता है कोई भी चीज को पूरा करने के लिए कि जो अपने आप को स्थापित कर सके। तो एजुकेशन में उस समय जो भी नियोजन था, जो भी फंडिंग थी वो उतनी नहीं थी, तो एक मजबूत फंडिंग की भी जरूरत थी। तो उसके बारे में भी फोकस करने को बोला गया इस वाले कमीशन में। एक था एग्जामिनिंग द एंटायर एरिया ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक एरिया का, प्रत्येक एस्पेक्ट का अध्ययन करना। मतलब अपने आप में ही समझ लीजिए कि ये कमीशन कितना विस्तृत रहा, जिसको एजुकेशन के हर एस्पेक्ट का अध्ययन करना था। कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं छोड़ना था कि जिसपे ये कमीशन वर्क ना करे। अब पहले वाले जो कमीशन आए वो इतने विस्तृत नहीं थे, वो अपने एक छोटे ऑब्जेक्टिव को लेकर आए थे। जैसे जो राधा कृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया वो केवल यूनिवर्सिटी शिक्षा को सुधारने के लिए आया या उसकी कमियां दूर करने के लिए आया। मुदालियर कमीशन केवल सेकेंडरी एजुकेशन को दूर करने के लिए आया। लेकिन ये जो इंडियन एजुकेशन था, ये जो आया, ये किस लिए आया कोठारी कमीशन, ये पूरा ओवरऑल एजुकेशन की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के ऊपर वर्क करने के लिए आया। तो इसमें एक ये चीज निकल कर आई कि ये एजुकेशन कमीशन बहुत विस्तृत था, जो कोठारी जी की अध्यक्षता में बना था और बहुत विस्तृत था, और इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की, और इसने किया भी। पुराने वाले जितने भी कमीशन आए वो उतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। उन्होंने रिकमेंडेशन तो दी लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। लेकिन इस कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छी तरह से लगभग हुआ। मतलब 100% नहीं कहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं तो वो स्टैंड करता ही है कि हम जो नई आजकल जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो काफी हद तक इस एजुकेशन कमीशन से ही इम्प्रूव होकर आई है। तो इस संबंध में हम आगे बढ़ेंगे कि अब अध्यक्ष तो आपको बताए, इसके अलावा और भी मेन बहुत सारे इसमें अध्यक्ष तो ये थे डीएस कोठारी, और जो मेन मेंबर थे वो काफी सारे दूसरे मेंबर थे जिनके नाम हैं, काफी सारे मेंबर थे। जैसे डॉक्टर AR गौड़ थे,
ये डायरेक्टरेट थे, मतलब बहुत विस्तृत में जाने की जरूरत नहीं है, 2-3 मेंबर भी आप लिखेंगे तो सफिशिएंट रहेगा, 5 मेंबर बहुत है, लिख लीजिए। AR गॉड, AR डॉट, HL अल्विन, RA गोपाल स्वामी, और प्रोफेसर सदातोशी, डॉक्टर VS झा। काफी सारे थे, इनका तो इंट्रोडक्शन भी है काफी, तो अगर नोट्स में हो पाएगा तो मैं प्रोवाइड कराऊंगी पूरी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा काफी विदेशी, लगभग 20 एक्सपर्ट विदेशों से भी थे। ये एजुकेशन कमीशन अपने आप में बहुत विस्तृत हुआ और इसने एक नई शिक्षा प्रणाली अपने रिकमेंडेशन से बनाई। तो इसने सबसे पहले किया, शिक्षा के उद्देश्य बताए कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। अब आप शिक्षा जब विषय पढ़ते हैं तो उसमें आप कई जगह शिक्षा के उद्देश्य लिखते हैं कि आखिर शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो आप कहीं पे भी कोठारी कमीशन को कोट करके लिख सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य कोठारी कमीशन ने ये बताए हैं। तो कोठारी कमीशन के जो शिक्षा के उद्देश्य काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको नोट भी कर लीजिए और जहां पे भी हो वहां पे आप इनको कोट भी कर सकते हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। हिंदी इसकी देखनी पड़ेगी, एक सेकेंड। उत्पादन में वृद्धि करना, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादन में वृद्धि करना। तो सबसे पहला उद्देश्य ये बताया। दूसरा बताया शिक्षा, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड नेशनल यूनिटी, शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। नंबर 3, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्रीय मूल्यों का विकास करना। नंबर 4, रैपिडिटी इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। नंबर 5, कल्टीवेशन ऑफ सोशल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। ये 5 उसने उद्देश्य बताए जिसको अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया, एक सबसे पहला उद्देश्य उसने बताया जो शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या उद्देश्य लिखा था आपने, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। इसका क्या मतलब समझते हैं आप लोग? अगर क्लास होती तो आपके व्यूज सुनने में अच्छा लगता कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, इस चीज से आप लोग क्या समझ पाए। तो अगर कोई बताना चाहे तो हाथ खड़ा करके अनम्यूट करके बता सकता है। कोई है जो बताएगा? कोई नहीं। तो शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो भी इस आयोग ने सुझाव दिए वो ये कहे कि विज्ञान शिक्षा, जो साइंस एजुकेशन है, उसको प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य बनाया जाए और इस शिक्षा का जो उपयोग है वो उत्पादन कार्यों में किया जाए। मतलब साइंस एजुकेशन पे फोकस किया इसने कि जो शिक्षा, जो विज्ञान शिक्षा, उसको कंपलसरी करना चाहिए और उत्पादन कार्यों में लगाना चाहिए। अगर उत्पादन की उस समय एक्चुअली कमी थी हर क्षेत्र में, हम लोग प्रोडक्ट उतना नहीं कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी हमारी लो थी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो ये उद्देश्य आया, एक कि शिक्षा का ये परम उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा द्वारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, हमारे देश की हर क्षेत्र में इंक्रीज हो। दूसरा आया तो प्रोडक्टिविटी वैसे कृषि हो गई,